So as the name suggests of the topic, today we are going to do classical occupancy problems. ये important class है, classical occupancy problems. जनरली ये एक स्पेशल टॉपिक मान के कवर नहीं किया जाता है, बट आई डू इट क्योंकि इस पे बच्चे फंस सकते हैं. आई विल चेक हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग स्टक इन द प्रॉब्लम. So let's start the topic with an example. In how many ways, आराम से करना है. In how many ways 5 balls can be distributed. In how many ways 5 balls can be distributed among 3 boxes empty box is not allowed. Empty box is not allowed. ये कंडीशन दिया भाई. इन हाउ मेनी वेज 5 balls can be distributed among 3 boxes where an empty box is not allowed if our first question, balls as well as boxes are distinct. Balls are identical, but boxes are distinct. Balls are distinct, but boxes are identical. And the last case arises boxes as well as balls are identical. वो केस अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग. That case goes in the category of Olympiad level. But right now हमारे लिए जो 3 केस इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारे सामने है. Please try to solve this one. Okay, we will discuss all the cases. केस डिस्कस करते. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फुल्ली कंसंट्रेशन वाला टॉपिक है ये. तो इसमें हम लोग एक एक करके सारे केसेस डिस्कस करेंगे. आई एम ट्राइंग टू कीप द कैमरा इन ऑन पोजीशन ओनली. इफ नीडेड आई विल सेंड इट टू स्विच ऑफ मोड. बट अभी फिलहाल मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि तुमको मेरा चेहरा ना दिखे, क्योंकि अभी हमको नहीं लगता कि तुमको चेहरा दिखने से कोई प्रॉब्लम होगा. सो फर्स्ट केस व्हेन balls are distinct. आराम से करेंगे, हम चीजों को समझेंगे. balls are distinct as well as boxes are distinct. Balls are distinct as well as boxes are distinct. As you said, Savi, you counted the number of cases. वो नहीं करना था. एटलीस्ट वो कर देती जो हम अभी करेंगे, क्योंकि जो हम करेंगे दैट इज द मोस्ट बेसिक अप्रोच हाउ यू कैन प्रोसीड. वैसे भी करती तो तुम्हारा आंसर आता. सपोज वी हैव n balls. We have n distinct balls. We will derive the formula for n distinct balls and r boxes. And we have r distinct boxes. Say this is box 1, box 2, box r. Say the balls are numbered 1, 2, 3, 4 till n. Now see, always 2 cases are asked when an empty box is allowed or not allowed. So first case, when empty box is allowed. When empty box is allowed, मतलब एक या एक से ज्यादा बॉक्स एम्प्टी हो सकता है. Then total number of ways
total number of ways will be obviously r to the power n. Now r to the power n क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि तुम देखो दो तरफ से सोच सकते हैं, हम लोग क्लास में भी डिस्कस किए थे, जैसा क्वेश्चन था लेटर बॉक्सेस में लेटर डालना होता है उस तरह का। अगर हम बॉल्स के तरफ से सोचे तो ये जो मेरा फर्स्ट बॉल है, इस फर्स्ट बॉल के पास मेरे पास आर बॉक्सेस में से कोई भी बॉक्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। ना ये अगर किसी बॉक्स में चला गया तो उस बॉक्स में फिर और कोई नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दूसरे बॉल के पास भी मेरे लिए आर ऑप्शंस है। इस तरह सारे बॉल्स के लिए मेरे पास आर ऑप्शंस है। सो वी आर गेटिंग आर टू दी पावर एन। इसमें बहुत सारा केसेस होगा जिसमें सारा ही बॉल एक ही बॉक्स में चला गया होगा, या सारा ही बॉल बस दो बॉक्स में बट गया होगा, या सारा बॉल हर बॉक्स में आया होगा बस एक ही बॉक्स खाली रहा हो। मतलब एम्प्टी बॉक्सेस इसमें अलाउड है। यू कैन नॉट थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बॉक्सेस, क्योंकि अगर तुम देखोगे कि B1 के पास n ऑप्शंस है बॉल को अपने अंदर डालने का, तो फिर B2 के पास तुम n नहीं कह सकते हो, क्योंकि जो B1 में चला गया वो B2 में नहीं जाएगा, तो फिर B2 के पास n-1 केस होगा। एंड देन देयर कम्स अ लॉट ऑफ केसेस कि B1 में कौन सा बॉल गया है, उस पर डिपेंड करेगा कि B2 के लिए कौन सा बॉल बचा है। So there are a lot of cases, so we will think from ball side. Now when an empty box is allowed, then it is total number of boxes to the power total number of balls. That is number of boxes to the power number of balls. Now when empty box is allowed, when empty box is not allowed. Now the previous one was when empty box was allowed. When empty box is not allowed, मतलब बात साफ, कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? वी कैन डू इट वेरी इजली। नाउ सी, लेट A1 be the number of distributions, A1 be the number of distributions in which one box is empty, one box is empty. Then n of A1 का मतलब हो गया नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स। एक बॉक्स कोई एम्प्टी रहेगा, वो कौन सा बॉक्स एम्प्टी रहेगा हमको नहीं पता है। आर बॉक्स है मेरे पास, उसमें से एक बॉक्स हम चुन लिए RC1 तरीका से, तो वो एक बॉक्स एम्प्टी रहेगा। अब हमारे पास R-1 बॉक्सेस बच रहा है, R-1 बॉक्सेस बच रहा है, और अभी भी n बॉल्स है हमारे पास, और हमको n बॉल्स को R-1 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सो दिस विल बी R-1 टू दी पावर n। ये जो R-1 का पावर में n है, ये मेरा आया है पिछले वाले R का पावर n से। मतलब एक बॉक्स तो हम चुन लिए जो पक्का पक्की एम्प्टी रहेगा। अब बचा R-1 बॉक्स, n चीजों को उस R-1 बॉक्स में बांटोगे और वहां भी एम्प्टी रह सकता है, का टोटल नंबर ऑफ केसेस होगा R-1 का पावर n। हो सकता है पहला ही वाला बॉक्स एम्प्टी रहा हो, उसके बाद कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना रहा हो। इस तरीका का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी R-1 का पावर n में आ रहा है। और जो पहला बॉक्स एम्प्टी था उसके अलावा बाकी R-1 बॉक्सेस में भी एक, दो या तीन, या हो सकता है सारा एक को छोड़कर एम्प्टी रह गया हो, बस एक में ही सब आ गया हो, वो केस भी R-1 का पावर n में है। मतलब RC1 इंटू R-1 का पावर में n में वो सारे केसेस हैं जिसमें एक बॉक्स तो पक्का एम्प्टी होगा, और बाकी R-1 बॉक्सेस में भी हो सकता है कुछ एम्प्टी हो। नाउ लेट A2 be number of distributions
let A2 be number of distributions in which any two boxes are empty. Any two boxes are empty. मतलब A2 जो है ना वो तुम्हारा कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन है. तुम कह सकते हो A2 जो है वो नंबर, A2 इज द सेट ऑफ ऑल कलेक्शंस, सेट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसमें दो बॉक्स एम्प्टी रह जाएंगे. सो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन सेट A2, मतलब ऐसा कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. ऑब्वियसली कौन दो खाली रहेगा पता नहीं है, तो R में से कोई दो चुन लेंगे हम. अब जो बचा R-2 है उसमें n चीजों को अरेंज करने का, R-2 का पावर में n. इसमें वो सारे केसेस भी आ रहे होंगे जिसमें भी एक दो तीन या ज्यादा बॉक्सेस एम्प्टी रहा हो. आर यू गेटिंग मी? प्लीज रेज हैंड. कूल, इट्स इजी. सिमिलरली अगर तुमको देखो, ये जो बेसिक्स से चल रहे हैं हम लोग, दीज आर बेसिक्स. अगर हम ये सब याद रखें, रटके नहीं रखें, अगर ये सब डिराइव करने का, सोचने का तरीका याद रखें, तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि n डिस्टिंक्ट बॉल्स और r डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि दो बॉक्स एम्प्टी रहे, ताकि दो बॉक्स एम्प्टी रहे. तो यू कैन फाइंड n ऑफ A2. कौन सा दो बॉक्स एम्प्टी रहेगा? RC2 तरीका से चुनोगे और बाकी R-2 का पावर में n. तो R-2 का पावर में n में वो केसेस भी हैं जिसमें हो सकता है और भी बॉक्स एम्प्टी रहे, तो दो या दो से ज्यादा बॉक्स भी एम्प्टी रह सकता है. तो ये सब चीज जो टर्म्स लिख रहे हैं हम, ये सब इंपॉर्टेंट है. सो नाउ सिमिलरली n ऑफ A3, मतलब कोई तीन बॉक्स पक्का एम्प्टी है. सो RC3 और जो तीन हटा के R-3 बॉक्स बचा उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का इतना तरीका है, एंड सो ऑन. व्हाट यू वांट? यू वांट नंबर ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशंस जिसमें A1 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, A2 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, A3 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, डॉट डॉट डॉट. AR कंप्लीमेंट. यू वांट दिस, मतलब कि A1 क्या था? A1 था एक बॉक्स एम्प्टी. तो A1 कंप्लीमेंट क्या है? एक भी बॉक्स एम्प्टी ना रहे. A2 कंप्लीमेंट दो बॉक्स एम्प्टी ना रहे. A3 कंप्लीमेंट तीन बॉक्स एम्प्टी ना रहे. तो ये तुमको निकालना है. इसका इंटरसेक्शन अगर हो जाएगा तो कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं है, ना एक बॉक्स एम्प्टी है, ना दो बॉक्स एम्प्टी है, ना तीन बॉक्स एम्प्टी है. सबका इंटरसेक्शन लोगे. एंड दिस आई हैव टॉट यू. यू कैन राइट इट like this. n of s, s मेरा सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, माइनस n of A1 यूनियन, A2 यूनियन, A3 यूनियन डॉट 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 AR. क्लियर? प्लीज रेज हैंड. ये क्या किए? प्रोबेबिलिटी में भी इस पर क्वेश्चन करते थे, बताए थे ना हम. If you want to find the probability or number of elements in A complement intersection B complement, then you have to write universal set minus A union B, and this is generalized for n sets as well. So now obviously number of elements in sample space or universal set is R to the power n, क्योंकि total number of possible arrangements R to the power n ही है. So minus, now for more than 2 or 3 सेट्स यूनियन लेने का तरीका हम सिखाए थे तुमको. दिस गोज लाइक दिस, समेशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI इंटरसेक्शन AJ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK minus. We proceed in the same way. You remember, this principle is called principle of inclusion and exclusion, PIE. This is PIE rule,
प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन रूल, जो बेसिकली वेन डायग्राम है और कुछ भी नहीं है. सो वी शुड नॉट राइट इम्प्लाइज हेयर, वी शुड राइट इक्वल टू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाला हम लोग बार बार लिख ही नहीं रहे हैं. सो इक्वल टू, नाउ दिस इज इक्वल टू r पावर n माइनस, नाउ you can see summation of n of ai. summation of n of ai मतलब summation of n of ai का मतलब क्या हुआ? This we have number of elements in a union b union c union d ऐसे होता है. तो we can write n of a plus n of b plus n of c minus n of a intersection b minus n of b intersection c minus n of b c intersection a plus n of, मतलब अलग अलग एक एक करके जोड़ना है, फिर दो दो करके घटाना है, फिर तीन तीन करके जोड़ना है. intersections always. so now summation of n of ai का मतलब क्या हुआ? एक एक बॉक्स एम्प्टी रहने वाला जितना भी केसेस है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस है, वो हमको ऐड कर देना है. सो इट विल बी बेसिकली RC1 इंटू R-1 का पावर में n, क्योंकि हम लोग लिखे हैं यहाँ पर से इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 में जो n ऑफ a1 आ रहा है बेसिकली, उसको बेसिकली हम लोग को n ऑफ a1 नहीं लिखना चाहिए, हमको लिखना चाहिए समेशन ऑफ, ये हम लोग को लिखना चाहिए समेशन ऑफ n ऑफ ai. यहां लिखना चाहिए हम लोग को समेशन ऑफ n ऑफ ए जे या ए आई ए जे, जो लिखो वो ए आई इंटरसेक्शन ए जे बोलो, या फिर सेट का नोटेशन है जो हम तुमको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं. बेसिकली ये जो तुम्हारा n ऑफ a2 हम लिखे हैं वो n ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे है, मतलब दो दो सेट एम्प्टी रहने वाला चीज है. मेरे हिसाब से ये क्लियर होगा. टर्म्स में तो नहीं कि दिक्कत हो रहा होगा तुम लोग को, टर्म्स में दिक्कत नहीं हो रहा होगा, तो ये हम मिटा ही देते हैं. टर्म्स तो क्लियर ही होंगे. मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन 2 है ना, ये इक्वेशन 2 में हमको ये मिल रहा है समेशन ऑफ n ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे. दिस इज गिवन बाय RC2 R-2 का पावर में n, मतलब ए आई भी एम्प्टी और ए जे भी एम्प्टी फॉर ऑल आई एन जे, मतलब दो दो सेट एम्प्टी वाला कंडीशंस का समेशन हम लोग यहाँ n ऑफ a2 के टर्म्स में लिखे हुए हैं. तो अगर वही चीज हम यहाँ लिखेंगे, दिस इज माइनस, ये क्या बोल रहा है? ये माइनस वाला बोल रहा है कि दो दो बॉक्स एम्प्टी रहने वाला सारा केसेस. तो ऐसा कितना केस है? तो वो अभी मेरे ख्याल से तुमको ज्यादा क्लियरली अब समझ में आ रहा होगा. पहले भी आ ही रहा होगा, दिक्कत तो नहीं हुआ होगा. RC2 इंटू R-2 का पावर में n, उसके बाद प्लस ये जो समेशन है इसका मतलब तीन तीन बॉक्स एम्प्टी रहने वाला केस है. तो तीन बॉक्स RC3 से चुना गया और जो तीन बॉक्स बचा उसमें बांटने का, ऐसा चलेगा. सो माइनस दिस गोज ऑन लाइक दिस. सो इफ आई ओपन द ब्रैकेट्स, सो फॉर्मूला इज गुड ओनली. फॉर्मूला पूरा पैटर्न में है, रट के फायदा है नहीं, तरीका याद रखोगे तो बन जाएगा. सो दिस इज RC1 R-1 का पावर में n प्लस RC2 R-2 का पावर में n. कहाँ तक जाना चाहिए? अगला क्या होगा? माइनस RC3 R-3 का पावर में n. इस तरह चलते रहेगा. और ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा तुम्हारा -1 का पावर में R-1 RC R-1 तक जाएगा. और RC R-1 क्यों? R बॉक्सेस में से R-1 बॉक्स खाली रह गया, बचा एक, तो उसमें n को बांटने का 1 का पावर n, मतलब RC R- तक वो नहीं ऑब्वियसली जाएगा. RC R सबके सब बॉक्स एम्प्टी थोड़ी रह जाएगा, सबका सब अगर एम्प्टी ही रह गया तो फिर क्या मतलब? फिर डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हो पाया. सो इफ आई अप्लाई दिस लॉजिक टू आवर प्रॉब्लम, so we will get answer fast.
फिर भी ये क्वेश्चन तुम लोग बना दिए थे, दैट्स रियली गुड वर्क. आवर क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉल्स? 5 balls. N equal to 5 distinct balls. 5 distinct balls. And are equal to 3 distinct boxes. 3 distinct boxes. And the question says that empty box is not allowed. Empty box is not allowed. So number of possible distributions. Number of possible distributions will be equal to what? Will be equal to r का पावर में n माइनस आर सी 1, r-1 का पावर में n प्लस आर सी 2, r-2 का पावर में n माइनस आर सी 3. ये लिखने का जरूरत ही नहीं है. अगर 3 बॉक्स खत्म हो गया, 3 बॉक्स खाली हो गया, तो फिर कोई मतलब नहीं है. और ऐसे भी आपने पिछले पार्ट में देखे हैं. ऑलवेज नोट दैट द सीरीज गोज टिल r-1 only. So if we calculate the value, let's see how much. So this is 243 minus 3 minus 1, 2 का पावर 5, 32, 32 into 3, 96 plus 3, क्योंकि इधर 1 हो गया. So this is 150. So 150 possible arrangements are there जिसमें एक भी बॉक्स empty नहीं होगा. अगर सारे पार्ट्स को क्लियरली डिस्कस किया जाए तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ. 3 to the power 5 is the total number of ways in which 5 distinct balls can be distributed. 5 distinct balls can be distributed in 3 distinct boxes when there can be empty boxes. Now this part is what? ये वो पार्ट है, ये टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस है जिसमें एग्जैक्टली एक बॉक्स एम्प्टी होगा. What is this? This is total number of distributions जिसमें exactly 2 बॉक्स empty होंगे. I hope you can understand this. Now, is this part clear? So our next case comes. Balls are identical. Balls are identical and boxes are distinct. Boxes are distinct. Now see, for this case, we have to learn one more extra thing. We will be dealing with multinomial theorem also to 90% extent. बाकी 10% extent जो भी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में. Suppose we have n balls. Say these are n identical balls. And we have r distinct boxes. Say boxes are distinct. Boxes are distinct. तो कौन से बॉक्स में डाले ये मैटर कर जाता है. r distinct boxes. So now यहां अगर पूछा जाए तुमसे नंबर ऑफ possible ways, number of possible ways to distribute n identical balls among r distinct boxes. R distinct boxes will be basically C is equal to number of non-negative integral solutions. Number of non-negative integral solutions of x1 plus x2 plus x3 plus dot dot dot
x का पावर r इक्वल टू n, दिस इज द केस व्हेन एम्प्टी बॉक्स इज अलाउड। एम्प्टी बॉक्स इज अलाउड वाला केस अगर कर रहे हैं, एम्प्टी बॉक्स इज अलाउड, देन जो x1 है, x1 वैल्यू ले सकता है 0 से लेकर n तक, बिकॉज x1 इज द नंबर ऑफ बॉल्स वी हैव इंसर्टेड इन बॉक्स 1। Similarly, x2 can also take values from 0 to n. Same is the case for xr. लास्ट बॉक्स में कितना बॉल डाले हो वो भी वैल्यू 0 से n तक ही ले सकता है। नाउ सब्जेक्टेड टू दिस कंडीशन, नंबर ऑफ ways is equal to coefficient of x to the power n in जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके लिए आपको ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। लुकिंग एट द कंडीशन, वो वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ले सकता है। तो x1 0 से लेकर n तक वैल्यू लेगा, तो x का पावर 0 प्लस x का पावर 1 प्लस x का पावर 2 प्लस डॉट 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 x का पावर n तक। ये तो सिर्फ x1 वेरिएबल के लिए हुआ है। फिर x2 वेरिएबल का भी सेम सिचुएशन है, x का पावर 0, x का पावर 1 प्लस डॉट 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 x का पावर n तक। एंड सिमिलरली दिस विल गो r टाइम्स, क्योंकि सारे ब्रैकेट्स का बाउंड्री कंडीशन सेम है। नाउ व्हाई वी आर डूइंग दिस, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सपोज पहले ब्रैकेट से ये, दूसरे ब्रैकेट से ये, तीसरे ब्रैकेट से कोई और टर्म, चौथे ब्रैकेट से कोई और टर्म, हर ब्रैकेट से एक एक टर्म चुनो, अल्टीमेटली वो मल्टीप्लाई ही होने वाला है। तो x का पावर में उनका पावर ऐड हो जाएगा, और x का कुछ पावर आएगा, एंड ऑब्वियसली कोफिशिएंट विल कम 1। प्लीज रेज हैंड। x का कुछ पावर आएगा एंड every time the coefficient of x to the power something will come 1. That power can be n as well as that power cannot be n. जब भी n होगा तो कोफिशिएंट 1 आया होगा। बस ये देखना है कि वो x का पावर n कितने बार आया है। जितने बार आया होगा x का पावर n का कोफिशिएंट वही हो जाएगा, और x का पावर n आएगा जरूर, क्योंकि ये तीनों ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो हर टर्म कैसा दिखेगा, हर टर्म दिखेगा x का पावर समथिंग इंटू x का पावर समथिंग इंटू x का पावर समथिंग इंटू x का पावर समथिंग, ऐसे r टाइम्स आएगा x का पावर समथिंग, और वो समथिंग 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 ऐड करके n हो जाएगा। ये हो सकता है n ना भी हो या ना हो, कोफिशिएंट 1 होगा। बस ये देखना है कि वो पावर्स ऐड हो करके n कितना बार हो जाएगा, और वो कितना बार होगा, जितना इस पूरे ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई हो जाने के बाद जब इसको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाएगा, लाइक टर्म्स को जोड़ के, तो x पावर n का जो कोफिशिएंट होगा उतना बार आया होगा x पावर n मल्टीप्लाई करने से, और हर एक टर्म तुमको एक डिस्ट्रीब्यूशन देगा। जैसे पहले वाले से x पावर 0, दूसरे वाले से x पावर 2, तीसरे वाले से x पावर 5, लास्ट वाले से x पावर 8, ये सारा एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। पहला वाला से x पावर 0 मतलब पहला बॉक्स में एक भी बॉल नहीं गया, दूसरे वाले ब्रैकेट से x स्क्वायर का मतलब दूसरे वाले बॉक्स में 2 बॉल गया, तीसरे वाले ब्रैकेट से x पावर 4 मतलब तीसरा वाला बॉक्स में 4 बॉल गया। इसी तरह मान लो हमारे पास टोटल 10 बॉल बांटना था, तो तुम इधर से x पावर 0, फिर x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, x पावर 4, तो ये सारा जोड़ करके तुमको 10 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पहला बॉक्स में एक भी बॉल नहीं, दूसरा बॉक्स में एक बॉल, फिर 2 बॉल, फिर 3 बॉल, फिर 4 बॉल, अब बट के हो गया 5 बॉक्सेस में 10 बॉल। इसलिए हम लिखे हैं कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन द कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल दिस ब्रैकेट्स, क्योंकि ये सारे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होने के बाद तुमको बहुत सारा टर्म देगा जिसमें x पावर n आएगा, x पावर n नहीं आएगा। बस देखना ये है कि x पावर n कितने बार आता है, क्योंकि जितना बार भी आएगा वो सब डिस्टिंक्ट पावर का कॉम्बिनेशन होगा। हालांकि पावर एड अप होकर n हो जाएगा, लेकिन सारे टर्म्स अलग हैं,
तो पावर का जो सिनेरियो है वो अलग अलग होगा, और अलग अलग पावर का कॉम्बिनेशन मतलब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉल्स इन द बॉक्सेस। तो हमको बस ये देखना है कि नेट कितना कोफिशिएंट x पावर n का आ रहा है। तो जितना नेट कोफिशिएंट होगा उतने बार x का पावर n का टर्म आया होगा ब्रैकेट खोलने पर। दैट इज वेरी ट्रू। और जितना बार x पावर n आया होगा, हर बार वो n कैसे आया होगा, वो पावर्स ऐड होके आया होगा, और वो सारे एडिशन का पावर ही डिस्ट्रीब्यूशन देगा तुमको। सो आई थिंक आई हैव डन वेल। सो this we will write like this, equal to coefficient of x का power में n in, now the first bracket is a gp, first term 1, common ratio x, number of terms n plus 1, so this is 1 minus x power n plus 1 by 1 minus x whole to the power r, क्योंकि सारे ब्रैकेट्स यही हैं। This is 1 minus x to the power n plus 1 whole to the power r into 1 minus x to the power minus r. Now एक फॉर्मूला का जरूरत होगा इस मल्टीनोमियल थ्योरम में, वो फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं। That's an important formula and you must be knowing it also. Important formula is 1 minus x to the power minus n, अगर n एक इंटीजर है। This is nc0 प्लस nc0 से अच्छा है 1 लिख लो। 1 प्लस nc1x प्लस c के ऊपर नीचे दोनों एक एक बढ़ा दो, n प्लस 1 c2x स्क्वायर, फिर एक एक बढ़ा दो n प्लस 2 c3x क्यूब। ये फॉर्मूला याद था? हैंड रेस करो तो याद होगा ये फॉर्मूला। So if I apply same thing in my above calculation, so number of ways equal to coefficient of x power n in 1 minus x to the power n plus 1 का पावर में r। See this one, this is 1 plus rx rc1। अब rc1 को नहीं लिखने दोगे यार, चलो ठीक है, नियम कानून से चलना होगा। फाइन, नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम। rc1x प्लस r प्लस 1 c2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब कोफिशिएंट ऑफ x पावर n चाहिए आपको। कोफिशिएंट ऑफ x पावर n चाहिए, और यहां पे ऑलरेडी x पावर n प्लस 1 है, उस पर भी इंटीग्रल पावर। बाइनोमियल थ्योरम तो पढ़ ही लिए हो, जब भी इस ब्रैकेट को खोलोगे तो तुम देखोगे कि सिर्फ एक ही टर्म 1 है जिसका x का पावर n से छोटा है, नहीं तो और कोई भी टर्म लिए जहां उसमें x पावर n प्लस 1 एक बार तो जरूर आ जाएगा, मतलब वो x पावर n से तो बड़ा ही डिग्री है। तो बड़े डिग्री में हमको इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि हमको दोनों प्रोडक्ट में x पावर n का ही कोफिशिएंट चाहिए। तो पहले वाले ब्रैकेट से जो मेरा काम का है वो बस 1 है। 1 राइट साइड वाले ब्रैकेट में ढूंढेगा x पावर n का टर्म, और x पावर n का टर्म जब आया होगा तो कोफिशिएंट क्या आया होगा ये देखने के लिए यू हैव टू सी द पैटर्न। यहां पर x का पावर जब 2 है तो यहां भी 2 है, लेकिन यहां r प्लस 1 है, मतलब r प्लस 2 माइनस 1 है। वैसे ही देखो, यहां पर जब 1 है और यहां पर जब 1 है तो यहां पर r है, r मतलब r प्लस 1 माइनस 1। वैसे ही अगला होगा r प्लस 2 c3x क्यूब। तो जो x का पावर है वही c के नीचे है, और ऊपर में c के r में जो नीचे है उससे एक कम ऐड हो रहा है। तो अगर हम लोग x पावर n का कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं तो ऑब्वियसली जो कोफिशिएंट मिलना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर x का पावर n का ढूंढ रहे हो तो c के नीचे भी n ही होना चाहिए,
और C के ऊपर में R में ऐड करना है N से एक कम. So this is N plus R minus 1 Cn, or you can also say by combination formula N plus R minus 1 Cr minus 1. This is the required formula which gives you the number of ways of distributing N identical objects in R distinct boxes where boxes can be empty. And this is same as the number of non-negative integral solutions for the equations involving R variables, each coefficient 1, and they add up to n. तो ये तो तुम्हारा एक केस हुआ जब empty boxes allowed है. When boxes cannot be empty, when boxes cannot be empty, तो सिर्फ एक चेंज आएगा, सिर्फ एक चेंज. पहले बॉक्स में x1 बॉल गया, दूसरे बॉक्स में x2 बॉल गया, तीसरे बॉक्स में x3 बॉल गया, आरथ बॉक्स में xr बॉल गया, टोटल नंबर ऑफ बॉल पक्का n चला गया होगा. वेयर x1 कम से कम 1 जरूर रहा होगा, x2 कम से कम 1 जरूर रहा होगा, क्योंकि कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं है, और xr भी कम से कम 1 जरूर रहा होगा. So you can do again the same process, बट हम इसको थोड़ा डिफरेंट तरीका से करेंगे, लेकिन हम दिखा दे रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n, ये तुम्हारे काम आएगा. ब्रैकेट इस बार शुरू कहां से होगा? x पावर 0 से नहीं होगा. ये जो x1 है इसके लिए ब्रैकेट x पावर 1 से शुरू होगा. तो x पावर 1 प्लस x पावर 2 प्लस डॉट 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 x पावर n तक जाएगा, और सारा का सारा r ब्रैकेट ऐसा ही है. सो दिस विल बी r. सो दिस इज सेम एज कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n इन x कॉमन निकल रहा है तो वो पावर r बन के निकल जाएगा. सो 1 प्लस x प्लस डॉट 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 x टू दी पावर n माइनस 1 का पावर में r. अब पूरे के पूरे इस प्रोडक्ट में आपको x पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो इस ब्रैकेट में किसका कोफिशिएंट चाहिए? ऑब्वियसली n माइनस r का चाहिए, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x पावर r तो बाहर ही है ऑलरेडी. कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस r इन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस डॉट 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 x का पावर n माइनस 1 का पावर में r. इफ दिस इज क्लियर प्लीज रेज हैंड. तुमको अंदर x पावर n माइनस r ही ना फिर चाहिए, टोटल में x पावर n चाहिए, तो अंदर कितना चाहिए? x का पावर में n माइनस r चाहिए, क्योंकि बाहर x का पावर r बाहर आ चुका है. सो दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस r इन, ये फिर जीपी है. कितने टर्म्स का? n टर्म्स का है इस बार. n टर्म्स, प्लीज सी, n टर्म्स है. एक टर्म सबका घटा है ना, वो जीरो वाला. फर्स्ट टर्म 1 माइनस x पावर n का पावर में r, और नीचे 1 माइनस x का पावर में r जो माइनस r हो जाएगा. सो इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n माइनस r इन 1 माइनस x टू दी पावर n का पावर में r. Now this is 1 plus r c1 x का पावर 1, r plus 1 c2 x का पावर में 2 plus dot dot dot. So we will write direct answer. अब पहला वाला जो ब्रैकेट है उसमें जब तुम 1 के अलावा कोई टर्म अगर लोगे तो उसमें x पावर n का कोई पावर इन्वॉल्व हो जाएगा. सो x पावर n माइनस r आने का सवाल ही नहीं उठता है. तो पहले ब्रैकेट में सिर्फ 1 मेरे काम का है. कभी कभी क्या होता है, पहले ब्रैकेट में एक दो टर्म काम का होता है, तो ध्यान से करोगे. पहला वाला टर्म दूसरे में क्या ढूंढेगा, दूसरा वाला टर्म दूसरे में क्या ढूंढेगा, और साइंस ध्यान रखना है, प्लस माइनस का ध्यान हमेशा होना चाहिए. सो हमको ढूंढना है राइट साइड वाले में कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस r. सेम फॉर्मूला, c जो पावर x पर है वही c के नीचे मिल रहा है, और हमको n माइनस r का चाहिए, तो यहाँ पे n माइनस r, और ऊपर r में हम लोग को ऐड करना है जो नीचे है 2 उससे एक कम, n माइनस r माइनस 1. सो r r कैंसल, सो दिस इज n माइनस 1 c n माइनस r, और
कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी लगा के n-1c, इसको भी लिख सकते हो n-1 माइनस n माइनस r. So this is n-1c, n got cancelled out, r-1. तो पहला वाला फॉर्मूला है n plus r-1 c r-1 and the last formula is n-1 c r-1. लास्ट वाले फॉर्मूला में जीरो सॉल्यूशन अलाउ नहीं है, मतलब दिस कैन बी द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस. If you are getting, please raise hand. This formula can give you number of positive integral solutions of the equation x1 plus x2 plus x3 plus dot 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 x are equal to n. एक हो गया नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला, एक हो गया पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला. नाउ ये जो नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला हम डेराइव किए मल्टीनोमियल थ्योरम से, वी कैन डू इट बाय जनरल एप्लीकेशन आल्सो, जो हम एक बार सावी को समझाए भी थे. सावी, यू रिमेंबर? हमारे पास n बॉल्स है, से वी हैव n बॉल्स. ठीक है, बॉल्स आर आइडेंटिकल, n आइडेंटिकल बॉल्स, n आइडेंटिकल बॉल्स. अब देखो, इस n आइडेंटिकल बॉल को अगर आपको दो पार्ट में बांटना है, दो पार्ट में, तो आपको एक बार लगाना पड़ेगा. जैसे ही ये एक बार लगाए तुम, तो देखो दो पार्ट में बट गया. कैन यू सी? शार्दुल, रेज हैंड. जरूरी नहीं है कि ये बार यहीं होगा. पल्लवी, ओके. अगर ये बार यहां पर है, इसका मतलब है कि एक सॉल्यूशन आया तुम्हारा, मतलब तुमको बेसिकली ये इक्वेशन ऐसा रहेगा, तुमको x1 प्लस x2 इक्वल टू n. इसका नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा है. नॉन निगेटिव का मतलब हो सकता है x1 और x2 में से कोई जीरो भी हो जाए. तो अभी जो बार हम लगाए हैं उसके हिसाब से हमारा x1 हो गया 2 और ऑब्वियसली x2 की वैल्यू हो गई n-2. हम क्या कर सकते, हम ये बार कहीं भी रख सकते हैं, और हम जैसे ये बार कहीं भी रखेंगे मेरे पास एक सॉल्यूशन आएगा. नाउ आई प्लेस द बार हेयर. तो लेफ्ट साइड में कोई भी बॉल नहीं बचा, तो x1 का वैल्यू 0, x2 का वैल्यू n, सम वी गॉट n. वी कैन कीप द बार हेयर. लेफ्ट साइड में 4 है, तो x1 का वैल्यू 4, x2 का वैल्यू n-4. बेसिकली n अगर तुम 10 मान लो तो पहला वेरिएबल 4 हो गया, दूसरा वेरिएबल 6, एक सॉल्यूशन हो गया. ये 3 पार्ट में अगर बांटना है तो हमको 2 बार देने पड़ेंगे. वी हैव अ सॉल्यूशन 2 2 और 10 बॉल अगर था तो इधर 6, तो 2 2 6 एक पॉसिबल सॉल्यूशन है. तो 2 पार्ट में बांटने के लिए 1 बार, 3 पार्ट में बांटने के लिए 2 बार, 4 पार्ट में बांटने के लिए 3 बार, तो R पार्ट में बांटने के लिए कितने बार? मैसेज मैसेज. R पार्ट में बांटने के लिए कितने बार? How many bars we have to use to separate all these 9 balls into R different groups? We have to use R-1 bar. Say 1 bar is here, another bar here, another bar here, एक बार इधर. इस तरह से suppose we have R identical bars. We should do this one in binomial theorem chapter. ये binomial theorem chapter में करने से ज्यादा आसानी हो जाता है. नाउ लास्ट में देख रहे हो कुछ नहीं है यहाँ पे. लास्ट में यहाँ कुछ नहीं का मतलब ऐसा नहीं कि कोई काम का नहीं है, वो काम का है. इक्वेशन का जो लास्ट वेरिएबल है उसको तुम 0 वैल्यू दे दिए हो. So in how many ways n identical things and r identical things can be arranged? ये n identical balls और r identical bars कितने तरीका से अरेंज हो सकता है? I taught you this. Number of अरेंजमेंट्स, टोटल कितना चीज अरेंज करना है?
टोटल, सॉरी, हियर वी हैव r माइनस 1 बार यार। टोटल कितना चीज अरेंज करना है? टोटल अरेंज करना है n प्लस r माइनस 1 चीज, जिसमें से n चीज एक जैसा है और r माइनस 1 चीज एक जैसा है। सो दिस इज n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, सेम फॉर्मूला। तो सोचने का तरीका बस अलग हो गया, चीज एक ही है। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए ये वाला चीज तुम खुद से सोच के हमको मैसेज करोगे कि हुआ या नहीं हुआ। उसमें बस एक ही अंतर है, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर और राइट मोस्ट कॉर्नर में बार नहीं जा सकता। अंडरस्टूड? क्योंकि लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में अगर बार चला गया तो फिर लेफ्ट वाले में, पहला वेरिएबल में 0 वैल्यू हो गया ना। इनफैक्ट अभी जो तुम देख रहे हो उसमें ये भी एक केस चल सकता है, ये बार भी r माइनस 1 बार में ही आता है, तो दोनों बार के बीच में कुछ नहीं है ना। तो पहला वेरिएबल का वैल्यू 1 दिख रहा है, दूसरा वेरिएबल का वैल्यू 1 दिख रहा है, तीसरा वेरिएबल का वैल्यू 0 दिख रहा है। हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, number of non-negative integral solution is n plus r minus 1 c r minus 1. Number of positive integral solution is n minus 1 c r minus 1. Now for our problem, number of balls given, 5 identical balls, 5 identical balls and 3 distinct boxes, 3 distinct boxes, और emptiness allowed नहीं था। So empty allowed है अगर, then you have to get number of non-negative integral solution of, number of non-negative integral solution of, 3 जगह बांटना है ना, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और नेट सम 5 हो जाना चाहिए। सो n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, 5 3 8 और 1 7, 7 c2, सो 21। पर मेरा क्वेश्चन था एम्प्टी नॉट अलाउड। तुमसे ये भी पूछ सकता था एग्जाम में कि बताओ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 का कितना नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हो सकता है। सेम आंसर होगा। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जिसका सेम आंसर आएगा, दिखा रहे हैं तुमको सब। एम्प्टी नॉट अलाउड, एम्प्टी नॉट अलाउड इज नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीग्रल solution of x1 plus x2 plus x3 equal to 5. So formula is n minus 1 cr minus 1. So 4c2 6। तुमसे ये भी पूछ सकता था ऐसा कितना सॉल्यूशन होगा जिसमें कम से कम एक वेरिएबल 0 हुआ होगा। 15। अंडरस्टूड सावी शार्दुल? रेज हैंड। 15 सॉल्यूशन ऐसा होगा इसमें कम से कम एक वेरिएबल 0 हुआ होगा, क्योंकि 21 टोटल सॉल्यूशन है और 6 सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें कोई भी 0 नहीं है। तो ये सब कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम। नाउ सी, हम लोग जो n-1 c r-1 का डेरिवेशन किए थे, उसका डेरिवेशन एक और तरीके से कर सकते हैं हम लोग। कैसे? इक्वेशन वाज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xr इक्वल टू n। ध्यान से देखना, जहां कंडीशन था x1 को कम से कम एक वैल्यू चाहिए, x2 को भी कम से कम एक वैल्यू चाहिए, इसी तरह xr को भी कम से कम एक वैल्यू चाहिए। तो ऐसा केस में जनरली क्या करते हैं हम, जिसको जो कम से कम एक चाहिए उसको दे दो, उसको कम से कम एक दे ही दो।
मतलब कि लेट x1 को कम से कम एक चाहिए ना, तो एक दे दो, 1 प्लस y1, जहां y1 जो है वो 0 या 0 से ज्यादा होगा। x2 को भी कम से कम एक चाहिए, तो उसको भी एक दे ही दो, वेयर y2 भी 0 या 0 से ज्यादा होगा। इसी तरह जो लास्ट वाला xr भी है, उसको भी कम से कम एक चाहिए, तो उसको भी एक दे ही दो, वेयर yr will be greater than or equal to 0. So now the equation becomes 1 plus y1, 1 plus y2, 1 plus y3 ऐसे करके, तो y1 plus y2 plus डॉट 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 yr, और इधर r बार 1 आया होगा जो इधर चला जाएगा n माइनस r, और y1, y2, y3 ये सब नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन खोज रहा है। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नॉन निगेटिव, इस पे तुम नॉन निगेटिव का फॉर्मूला लगा दो। n, यहाँ n के जगह n माइनस आर है, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1. So this is n minus 1 c r minus 1. Now this method is really important. कब तुमको बोल सकता है ऐसा क्वेश्चन कि x plus y plus z equal to 15 है, where x greater than equal to 1, y greater than equal to 2, z greater than equal to 3, तो कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन हो सकते हैं? तो x को लिखो 1 plus y1, y को लिखो 2 plus y2, z को लिखो 3 plus y3, where y1, y2, y3 greater than equal to 0, and the given equation will transform to some another equation where all the variables can take non-negative integral values. So from there you can find the number of total possible solutions. तो तुम बार वाले से भी देख सकते हो, तुम मल्टीनोमियल थ्योरम से भी देख सकते हो, तुम नॉन निगेटिव से पॉजिटिव वाले में भी आ सकते हो, सब सही है। Application, another application. You see this application? You know this? Yes, you know this. Say number of terms in the expansion. Number of terms in the expansion x1 plus x2 plus xr का पावर में n. इट्स अ मल्टीनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल नहीं है ये। इसमें टोटल कितने टर्म्स आएंगे? n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। कैसे कैसे? नाउ सी हाउ, कैसे प्रूफ। एनी टर्म ऑफ x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xr का पावर में n इज, कोई भी टर्म इसका कैसा दिखता होगा? 5 बार यही ब्रैकेट मल्टीप्लाई हुआ है, तो जानते ही हो x1 का पावर में कुछ k1 आया होगा, x2 का पावर में कुछ k2 आया होगा, इसी तरह xr का पावर में कुछ kr आया होगा, वेयर k1 प्लस k2 प्लस डॉट 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 kr नेट पावर n होना चाहिए, और k1 k2 k3 kr में से कोई जीरो भी हो सकता है। सेम सेम एनी टर्म ऐसा ही होगा ना, कोई भी टर्म ऐसा ही दिखेगा। अब कितना डिफरेंट टर्म हो सकता है तुम ही बता दो। जितना डिफरेंट नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हो सकता है इस इक्वेशन का, मतलब दिस इज सेम एज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल पावर्स। n पावर्स है तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथ में n पावर दे दिया गया, सब एक जैसा पावर है, उसको r जगह बांट देना है। और कहाँ बांटना है? अलग। x1 एक बॉक्स हुआ, x2 एक बॉक्स हुआ, xr एक बॉक्स हुआ। अब 2 पावर x2 को दोगे या 2 पावर xr को दोगे, मतलब 2 वाला बॉल तुम x2 बॉक्स में डालोगे या xr बॉक्स में डालोगे, गोइंग टू मेक डिफरेंस। Those are two different terms of this expansion. So number of ways of distributing n identical balls in are distinct boxes, same चीज।
are distinct boxes. So this is n plus r minus 1 c r minus 1. ये फॉर्मूला तुम लगाते भी रहे होगे नंबर ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालने में. So this is the second case. When balls are identical, box are distinct. Another important application. Number of integral solution. Number of integral solution of equation. ध्यान से देखना, ध्यान से. Number of integral solution of equation से ax1 plus bx2 plus cx3 equal to n, where x1 वेरिएबल कैन टेक वैल्यू फ्रॉम a1 से लेकर b1. एक जनरलाइज रिजल्ट दे दिए तुमको a1 से b1. अब वो तुम्हारा मन पर है, तुम कहां से कहां उसको वैरी कराओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. x2 में टेक वैल्यू फ्रॉम a2 से b2 एंड x3 कैन टेक वैल्यू फ्रॉम से a3 से b3 विल बी इक्वल टू. देखो करोगे वही सेम करोगे, विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n, क्योंकि नेट सम आपको n चाहिए, इन जो पहला टर्म था x1 वाला, पहले x को बनाते थे कॉमन रेशियो, अब x को नहीं बनाओगे, x पावर a को बनाओगे. जो कोफिशिएंट है वो कॉमन रेशियो में पावर पे चढ़ेगा. और लिमिट्स विल बी एज पर द प्रीवियस सेक्शंस डिस्कस्ड. तो पहले वाले टर्म ax1 के लिए हमारा जो x था वो x के जगह पर अब x पावर a होगा. और अगर x1 0 से शुरू हो रहा था और 10 तक जाता, तो इस ब्रैकेट को भी 0 से शुरू करके 10 तक ले जाओगे. अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a1 से ये b1 तक जाएगा, x पावर a का पावर में a1, x पावर a का पावर में a1 से एक ज्यादा, ऐसे ही ये चलेगा x का पावर में a, ये b1 तक जाएगा. दिस इज माय फर्स्ट ब्रैकेट. नेक्स्ट विल बी फॉर bx2. यहाँ कोफिशिएंट b है तो कॉमन रेशियो b का पावर चढ़ जाएगा x पे, तो x का पावर b, लोअर लिमिट विल कम फ्रॉम हेयर, द लिमिट गिवन ऑन x2. इसका लोअर लिमिट a2 है, a2 प्लस x पावर b का पावर में a2 में एक ऐड करके प्लस डॉट 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 x का पावर में b का पावर में b2 तक जाएगा. और लास्ट के लिए हमको लिखना पड़ेगा x का पावर में c पे पावर a3 प्लस x का पावर में c का पावर में a3 प्लस 1, ये तुम्हारा जाएगा x का पावर में c, ये b3 तक. This is how we find the number of terms when the coefficients are not 1, or coefficients, net coefficients, or number of integral solution. We can understand this with example. Don't worry, I will give suitable relevant examples to make you understand, ताकि तुमको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए. Suppose we have to find the number of integral solution of the equation x1 plus x2 plus x3 plus x4. Sorry, x4 में 4 times x4 है. Find the number of non-negative. Find the number of non-negative integral solution. Find the number of non-negative integral solutions of x1 plus x2 plus x3 plus 4 times x4 is equal to 20. ये दिया है.
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो लिमिट्स देखो। नॉन निगेटिव है तो x1 0 से ही शुरू हो सकता है, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा मैक्सिमम, और कहाँ तक जा सकता है। तो ऐसा केस में बस 0 या 0 से बड़ा लिखूं। वैसे ही x2 भी 0 या 0 से बड़ा होगा, x3 0 या 0 से बड़ा, x4 0 या 0 से बड़ा। देखो ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एक से ज्यादा मेथड से। सो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, number of integral solutions equal to coefficient of x power 20 in। तो जो पहला वेरिएबल है x1, इसके लिए जो ब्रैकेट लिखाएगा वो लिखाएगा x पावर 0 से लेकर, इसको इन्फिनिटी तक भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि x पावर 20 से ज्यादा पावर हम देखेंगे ही नहीं। और 3 के लिए ऐसा ही होगा, x1, x2 और x3 के लिए यही ब्रैकेट रहेगा ना। चौथा वाला जो है उसके लिए कॉमन रेशियो मेरा x पावर 4 हो जाएगा। सो x पावर 4 का पावर में 0 प्लस x पावर 4 का पावर में 1 प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलेगा। सो दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x पावर 20 इन। तो ये इन्फिनिटी तक ले जाओगे तो तुमको फायदा रहेगा कैलकुलेशन में। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो x, सो 1/1 माइनस एक्स, सो 1 माइनस एक्स का पावर में -3, और ये तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर में 4 का पावर -1। सो दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x पावर 20 इन। पहला वाला तो खोलना सिखा दिए थे हम, 1 प्लस 3c1x प्लस 4c2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये तुम्हारा जीपी है वही लिख दो ना, 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 8 प्लस डॉट 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 20 तक। सो नाउ बच्चा लोग क्या करता है, लेफ्ट से देखने लगता है। लेफ्ट से देखने में कभी गलती हो जाता है। जैसे इधर 1 है, वो राइट साइड में x पावर 20 को ढूंढेगा, और x पावर 20 जब आएगा तो इधर तो कोफिशिएंट 1 ही है, इधर भी कोफिशिएंट 1 ही है, तो 1 लिख देता है। उसके बाद बच्चा गलती से क्या करता है, इधर से 3c1 ले लेता है, और इधर से देखता है कि जो भी आएगा 1 ही आएगा, तो इधर 1 लेता है, फिर 3c1 लेता है, फिर 4c2 ले लेता है। नाउ दिस इज अ रॉन्ग स्टेप, क्योंकि 3c1 नहीं आएगा, क्योंकि 3c1 x पावर 1 के साथ है जो इधर x पावर 19 ढूंढेगा, और x पावर 19 इधर मिलेगा नहीं। तो लेफ्ट वाले ब्रैकेट से देखना नहीं चाहिए, उससे अच्छा है कि राइट साइड वाले ब्रैकेट से देखो। राइट साइड वाला ब्रैकेट क्या क्या खोज रहा है वो देखेंगे। तो राइट साइड में सबसे पहले ब्रैकेट आता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो सारे पावर्स प्रेजेंट है, x का पावर 0 से लेके x का पावर इन्फिनिटी तक सब कुछ प्रेजेंट है। तो इधर जो 1 है वो इधर x पावर 20 को ढूंढेगा। जब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ उससे 2 ज्यादा है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ उससे 2 ज्यादा है। चलो पैटर्न पकड़ा गया। तो जब 20 आया होगा x का पावर 20, तो c के नीचे 20 रहा होगा, और यहाँ पे 2 ज्यादा 22 रहा होगा, प्लस x का पावर 4 इधर 16 ढूंढेगा, तो 16 ढूंढेगा तो यहाँ 16 आएगा और यहाँ पे 18 आएगा, प्लस x का पावर 8 इधर 12 ढूंढेगा, तो यहाँ 12 तो यहाँ पे 14, फिर x का पावर 12 इधर 8 ढूंढेगा, तो इधर 8 और इधर 10, फिर x का पावर 16 इधर 4 ढूंढेगा, तो x का पावर 4 के साथ 6c4 रहा होगा। कितना हो गया
इधर हो गया तुम्हारा 1 x पावर 4 x पावर 8 x पावर 12 x पावर 16, लास्ट x पावर 20, x पावर 20 इधर, उधर 1 ढूंढेगा और 1 है देखो, तो 1 लिख दिए। सो दिस इज 22c2 प्लस 18c2 प्लस 14c2 प्लस 10c2 प्लस 6c2 प्लस 1। सो 22c2 कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 21 इंटू 11, 210, 231, 231 प्लस 18c2 कितना होगा, 18 हो जाएगा 9, 9 इंटू 17, 153 प्लस 14c2 हो जाएगा 91, 10c2 45, 6c2 15 और इधर 1, कितना आ रहा है जोड़ के, 231 और 153 जोड़ोगे तो 384, 384 और इधर यहाँ 5, 325, 367, 382, 383, जोड़ने में गलती की है हम, लगता है पक्का। सो इट विल बी 536, 536। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 4 टाइम्स x4 इक्वल टू 20 का नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना था। तो टोटल 536 डिफरेंट नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है। तुम चाहते तो इस क्वेश्चन को बना सकते थे बिना मल्टीनोमियल लगाए, देखो कैसे, मेथड 2। लेकिन ये तभी काम करेगा जब किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और है। सो दिस इज मेथड 2। क्वेश्चन गिवन इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 4 टाइम्स x4 प्लस 4 times x4 equal to 20. So this can be written like this: x1 plus x2 plus x3 equal to 20 minus 4 times x4. Now this can be considered to be n, and here we have r equal to 3. और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है। Obviously you know what x4 can take values. x4 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 तक भी हो सकता है, 6 नहीं हो पाएगा। नहीं तो x1 x2 x3 का सम जो है वो निगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बता रहे हैं। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नॉन निगेटिव इज इक्वल टू n प्लस r minus 1, n plus r minus 1, c r minus 1 का समेशन when x4 can take values from 0 से लेकर 5 तक। एक ही चीज है, केसेस बना दिए। जैसे x4 0 लिए तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 20, और नॉन निगेटिव बताना है तो 20 और 3 23, 23 में से एक गया 22, सो 22 C2 आ जाएगा। प्लस अगर x4 2 हुआ तो ये 8 हो जाएगा, वो उधर चला जाएगा 12, 12 3 15 में से एक चला गया 14 C2। प्लीज सी, यू विल गेट द सेम टर्म्स। उसके बाद आ जाता है, जब 0 डालेंगे हम लोग तो कितना आ रहा है, 20 3 23, 1 डालेंगे तो 1 डालेंगे तो अच्छा 1 डालेंगे तो 14 नहीं आएगा, क्योंकि 1 डालेंगे तो इधर 16 होगा ना, 1 डालेंगे तो 16 होगा, 16 3 19 में से एक चला गया 18, 18 C2 प्लस उसके बाद x1 1 डाल दिए, 2 डालोगे तो 12 3 15 1 14, 14 C2, उसके बाद क्या डाल दिए, R0 डाल दिए, R1 डाल दिए, R2 डाल दिए, R3 डालोगे तो इधर 12 8 11 10, R4 डालोगे तो 6C2 आएगा, 4 डाल के देख लो, 16 4 3 7 1 6, और R जब 5 डालोगे
तो 4 5 20, 20 20 कट गया, 3 - 1 2, 2C2. Same, see here, same expression. So this is also giving you answer 536. This has to be applied only when one of the coefficients has वैल्यू अदर देन 1. दो हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, फिर केसेस लेना पड़ेगा. उस केस में हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम लगा देंगे, वो बेटर है. कभी कभी इनइक्वलिटी पूछ देता है क्वेश्चन में. अनदर एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन सिंपल, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं. x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xr बोल रहा है ये n या n से कम होना चाहिए. नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन. देन नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन. नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ये फाइंड करना है. कैन बी फाउंड by introducing a pseudo variable. Introducing pseudo बोल लो, डमी वेरिएबल बोल लो, xr+1 एक और कोफिशिएंट लगा देते हैं. और अब मेरा जो इक्वेशन है वो बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xr+1 इक्वल टू n हो जाएगा, जहां xr+1 जो है वो 0 या 0 से बड़ा है. तो ऑब्वियसली ये भी नॉन नेगेटिव ही है. जब ये 0 होगा तो बाकी का सम n हो जाएगा जो इक्वल टू है, हो सकता है. और जब ये 0 से बड़ा होगा डमी वेरिएबल, तो बाकी सारे r वेरिएबल का सम ऑब्वियसली n से कम होगा. और इसका नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बता दो, वो उस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन हो गया. नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इक्वल टू टोटल सम n प्लस r के जगह पे यहाँ पे पता है r+1 है, n प्लस r-1 c r-1, तो 1 1 कट गया. सो दिस इज n प्लस r c r. रटना नहीं है, तरीका इंपॉर्टेंट है, तरीका समझना है. सो दीज आर द थिंग्स इन मल्टीनोमियल थ्योरम, जो आ जाता है तुम्हारा कनेक्ट होकर के आइडेंटिकल बॉक्स को डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में कब डिस्ट्रीब्यूट करना है हम लोग.